Namaskar. Before going to the definitions of word and expressions given in Section 2 of the Income Tax Act, I wish to draw your attention towards the decision of the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court ने JCIT वर्सेस सैली लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ड के मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड a particular word appearing in one section of the act having a particular object cannot carry the same meaning when used in different section which is enacted in different object which is enacted for a different object. In other words, one word occurring in different section of the act have different meaning if the object of two sections are different and when both operate in different fields. So Honorable Supreme Court ने क्लियर किया कि एक ही वर्ड है, यदि वो अलग अलग सेक्शन में यूज किया है और उन सेक्शन का ऑब्जेक्ट अलग है तो उनका मीनिंग उस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अलग होगा. तो हमको ये गलती नहीं करना चाहिए कि यदि एक डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है तो वो डेफिनेशन सारे प्रोविजंस पे एप्लीकेबल होगी. इसलिए सेक्शन 2 स्टार्ट्स होता है विद द वर्ड्स इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. वहां पर क्लियर कर दिया गया है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के मीनिंग सेक्शन 2 में दिए गए हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे जबकि कॉन्टेक्स्ट में वो रिक्वायर्ड हैं कॉन्टेक्स्ट के अनुसार. There are certain provisions of the Income Tax Act in which the definition of the words and expressions have also been given for the same word and expressions which have been defined in section 2. So wherever the question arises whether in such situation where the word or expression has been defined in the relevant provision and is in section 2, which will prevail? The definition given in the relevant provision will prevail because that is in the context of that provision has been given. तो चलिए we will start now discussing certain important definitions. So the first definition which is appearing in section 2 of the Income Tax Act in class 1 is advance tax. Advance tax means the advance tax payable in accordance with the provisions of chapter 17C of the Income Tax Act. So advance tax को डिफाइन किया गया है कि एडवांस में पेएबल है. क्यों एडवांस में पेएबल है? क्योंकि आपकी इनकम जिस फाइनेंशियल ईयर की है उसके सक्सीडिंग ईयर में असेसमेंट ईयर होता है और असेसमेंट ईयर में वो इनकम चार्ज होती है. लेकिन आपसे जो टैक्स है वो एडवांस में. इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर में चैप्टर 17C के प्रोविजंस के अनुसार कलेक्ट किया जाता है. सेक्शन 207 में कहा गया कि ये एडवांस में फाइनेंशियल में पे होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज चार्जेबल इन द असेसमेंट ईयर.
फाइनेंशियल ईयर का सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर है, उसके अंदर इनकम चार्ज होगी, लेकिन एडवांस टैक्स आपसे फाइनेंशियल ईयर में लिया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात मैं बता देना जरूर समझता हूं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के प्रोविजंस, लेकिन जो एडवांस टैक्स के प्रोविजंस है वो सेक्शन 207 के सबसेक्शन 2 के अनुसार अप्लाई नहीं होते हैं सीनियर सिटीजन के केस में जिसकी उम्र 60 ईयर्स हो चुकी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन कंडीशन यह है कि वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और उसके केस में कोई भी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। जो एडवांस टैक्स का कंपटीशन है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 से 219 के प्रोविजंस के अनुसार होता है। हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे। क्या एग्रीकल्चरल लैंड के सेल से भी हुई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी? क्या फार्म हाउस से हुई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी? और ये चर्चा इसलिए होती है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो इनकम सेक्शन 10(1) के अंतर्गत इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम है क्या। तो क्लास 1A जो सेक्शन 2 का है उसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया और वो 3 सब क्लासेस में बटा हुआ है, 3 सब क्लासेस A, B and C. We will try to understand what is the agricultural income means. We first go to class A. Class A में कहा गया है any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes. What are the point to be noted? ये इनकम रेंट से है, ये इनकम रेवेन्यू से है। जो डिराइव होता है कहां से मिलता है? रेंट और रेवेन्यू। ये उस लैंड का है जो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होती है। इफ अ पर्सन गिव द एग्रीकल्चर land which is used for agricultural purpose in India on rent to someone else and get rent, then that will be agricultural income. Then the revenue derived from the land. What can be the revenue derived in addition to rent? The question आएगा whether the sale of agricultural land, the revenue derived from the sale of agricultural land will be agricultural income in term of class A, subclass A of class 1A of section 2, because the word uses any revenue derived from the land. To explain this, explanation 1 has been inserted. वहां पर कहा गया है कि for the removal of doubts, it is hereby declared that the revenue derived from the land shall not include and shall be deemed never to have been included any income arising from any transfer of any land, from transfer of any land referred to in item A, item B of subclass 3 of class 14 of this section.
तो यहां पर कहा गया है कि सेक्शन 214(3) के आइटम ए और बी के अंदर जो लैंड बताई गई है उन लैंड के ट्रांसफर से जो रेवेन्यू ड्राइव्ड होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सवाल यह आता है कि 214(3) के अंदर आइटम ए और बी के अंदर वो कौन सी लैंड है जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होने के बाद भी उसके ट्रांसफर से, उसके सेल्स से जो रेवेन्यू आएगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। इन एनी एरिया विच इज कंप्राइज विद द जुरिडिक्शन ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और ए कंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज ए पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000, 10,000 से कम की पॉपुलेशन नहीं है, ऐसे म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर वो लैंड सिचुएटेड है, उसके ट्रांसफर से सेल से जो इवन इफ दैट लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, उसके सेल से जो रेवेन्यू ड्राइव होगा वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसके बाद जो लैंड है ऐसे एरियाज के अंदर सिचुएटेड है जो एरियल डिस्टेंस पर लोकेटेड है विद इन म्यूनिसिपल एरिया के लोकल लिमिट के बियॉन्ड भी वो एग्रीकल्चरल लैंड होते हुए भी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होते हुए उसका सेल का जो इनकम है, उसके ट्रांसफर से जो रेवेन्यू ड्राइव होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। वो कौन सा एरिया है? हमने पहले कह दिया कि म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं। तो यदि ऐसी कोई जमीन है जो विद इन not being more than 2 kilometers from the local limit of any municipality or cantonment board referred to in item A we discussed and which has a population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh rupees. इसी तरह से यदि म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है और अप टू 10 लाख है और एग्रीकल्चर लैंड विद इन 6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में है लोकल लिमिट से, तो उसके सेल से जो रेवेन्यू होगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में यदि एरियल डिस्टेंस में लोकल लिमिट से विद इन 8 किलोमीटर्स में जो लैंड सिचुएटेड है वो चाहे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो, उसके सेल से जो रेवेन्यू ड्राइव होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, नॉट लेस देन 10,000, देन 10,000 मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख एंड 10 लाख एंड मोर। पॉपुलेशन कौन सी होगी? क्या वो जिस डेट को लैंड सेल हो रही है उस डेट की पॉपुलेशन देखी जाएगी या बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर की देखी जाएगी या कुछ और होगी? तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई कर दिया गया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लास पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच the relevant figure have been published before the first day of the previous year. तो पहला हमने समझ लिया any rent derived from the agricultural land, any revenue derived from the agricultural land. क्लास बी के अंदर, सब क्लास बी के अंदर जो सेक्शन 2(1)(a) का है उसमें कहा एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर।
सो यदि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एसएससी आप खुद, तो एग्रीकल्चर से जो इनकम है किस लैंड से, जो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया है एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर है, उससे एग्रीकल्चर से जो इनकम डिराइव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। इसके बाद एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड की बात यदि हम करें तो लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस by the performance by a cultivator or receiver of rent in kind of any process ordinarily employed by a cultivator, the performance by a cultivator of any process ordinarily employed by a cultivator, उससे जो इनकम होगी, or the performance by receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to the market. So cultivator receiver of rent है, वो जो प्रोसेस ऑर्डिनरी कोर्स में एम्प्लॉयड होती हैं कल्टीवेटर के द्वारा, या जिसको रेंट इन काइंड में मिल रहा है, कैश में नहीं मिल रहा है। इसके बाद द सेल बाय कल्टीवेटर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेस्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन ए प्रोसेस in the nature described in paragraph 2 of this subclass. उन्होंने कहा कि यदि कल्टीवेटर है या रिसीवर रेंट है, वो सेल करता है प्रोड्यूस को, वो प्रोड्यूस को जिसके अंदर जो ऑर्डिनरी कोर्स में मार्केट तक ले जाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस किया गया है, तो वो जो सेल्स से उसको इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, जिसको हम फार्म हाउस भी कहते हैं। तो क्या उससे हुई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी? तो उसको सब क्लास सी में सेक्शन 21A के एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land, or any income derived from any building occupied by the cultivator, कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या जिसको रिसीव रेंट काइंड में रिसीव होता है। लेकिन यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द बिल्डिंग इज ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, और वो लैंड कौन सी है जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है, सिचुएटेड इन इंडिया है, एंड इज अ बिल्डिंग विच द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू और द कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। इसके साथ ही इसके अंदर दूसरी कंडीशन फुलफिल करना होगी, एंड इज अ बिल्डिंग विच द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू और कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इनमें से कोई भी उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया हुआ, किस पर्पस के लिए? बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विद द लैंड, बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विद द लैंड रिक्वायर एज अ ड्वेलिंग हाउस, उसको रहने के लिए घर चाहिए, और एज ए स्टोर हाउस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखना है उसका स्टोर हाउस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को रखना है उसके लिए स्टोर हाउस, और अदर आउट बिल्डिंग। देन इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल करना होगी कि द लैंड इज आइदर असेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया, जिस लैंड की हम बात कर रहे हैं जिस पर सिचुएटेड है, वो लैंड रेवेन्यू के असेस होना चाहिए, या लोकल रेट असेस होना चाहिए जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कलेक्ट किए जाते हैं, नहीं है जहां पर ऐसा असेसमेंट नहीं होता है। तो ये जो लैंड है ऐसे एरियाज के अंदर नहीं सिचुएटेड होना चाहिए, वो एरियाज हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी क्लियर कर दिया गया है, तो यदि आपने उस बिल्डिंग को या उससे लगी हुई लैंड को अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस के दिया है, तो उससे हुई इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। उसमें क्लियर कर दिया गया कि इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन जो नर्सरी की इनकम है
जो पौधे लगाते हैं, सेपलिंग एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन द नर्सरी, तो वहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास मीन्स सेक्शन 21A, any income derived from sapling or seedling grown nursery shall be deemed to be the agricultural income. अब हम बात करते हैं कंपनीज से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट की, अमलगमेशन की, डीमर्जर की और कनेक्टेड स्लम्प सेल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अमलगमेशन, व्हाट इज अमलगमेशन? Amalgamation has been defined in section 21B. Amalgamation in relation to companies means the merger of one or more companies with another company. तो पहला, the first point which has to be kept in mind, amalgamation, the word is in relation to the companies, और इसका मतलब यह है कि there is merger of one or more companies with another company. एक या एक से ज्यादा कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, और द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी, ये भी हो सकता है कि दो से ज्यादा कंपनी मर्ज होकर एक कंपनी फॉर्म कर ले। द कंपनी और कंपनीज विच सो मच बीइंग रेफर्ड टू एज द अमलगमेटिंग कंपनी, जिन कंपनीज का मर्जर हुआ उनको अमलगमेटिंग कंपनी माना जाएगा, और कंपनीज एंड द कंपनी विथ विच दे मर्ज और विच इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द मर्जर एज द अमलगमेटेड कंपनी। तो हमको यह समझ में आ गया कि अमलगमेशन इज ए कॉन्सेप्ट विच इज इन रिलेशन टू कंपनीज। देयर मे बी merger of one or more companies with another company, or there may be formation of one company by merger of two or more companies to form one company. Company which is merged is an amalgamating company, and the company which is formed in consequent to the amalgamation is amalgamated company. This amalgamation के साथ कुछ conditions जुड़ी हुई हैं. We will try to understand what are those conditions, because it has been said amalgamation in such a manner that, वो manner क्या होगा? All the property of the amalgamating company or the companies immediately before the amalgamation become the property of the amalgamated company by virtue of the amalgamation. क्या हो रहा है? All the properties जो कंपनी मर्ज हुई हैं, amalgamating companies, कंपनी या कंपनीज, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं बिफोर द अमलगमेशन, they become the properties of amalgamated company by virtue of amalgamation. सिर्फ प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा. All the liabilities of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation become the liabilities of the amalgamated company by virtue of the amalgamation. So जो सभी liabilities हैं, all the liabilities of the amalgamating company or amalgamated companies, amalgamation before जो थी, they become the liabilities of amalgamated company by virtue of amalgamation. हमने दो कंडीशन देख ली. एक, all the properties of amalgamating company or companies become the property of amalgamated company. All the liabilities of amalgamating company or companies become the liabilities of amalgamated company.
इसके साथ थर्ड कंडीशन है, शेयर होल्डर्स holding not less than 3/4 in the value of share in the amalgamating company or companies become the shareholder of the amalgamated company by virtue of the amalgamation. लेकिन यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है कि यदि अमलगमेटिंग कंपनी में अमलगमेशन के इमीडिएट बिफोर जो शेयर्स अमलगमेटेड कंपनी ने या उसके नॉमिनी ने या उसके सब्सिडरी कंपनी ने रखे थे, उनको इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अमलगमेट, तो आपने देखा कि जो अमलगमेशन है उसमें 3 कंडीशंस फुलफिल करना होती है, लेकिन उन 3 कंडीशंस के फुलफिल होने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि जो अमलगमेशन है ये otherwise than as a result of acquisition of the property of one company by another company pursuant to the purchase of such property by the other company or as a result of distribution of such property to the other company after the winding up of the first mentioned company. यदि प्रॉपर्टी एक कंपनी दूसरी कंपनी की परचेज कर लेती है तो वो अमलगमेशन नहीं होगा। इसके साथ ही यदि कंपनी का लिक्विडेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द अदर कंपनी आफ्टर द वाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, जब फर्स्ट कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया और उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अमलगमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपने समझ लिया कि अमलगमेशन क्या है, डीमर्जर क्या है। इसको जानने के लिए वी विल गो टू सेक्शन 219AA. The demerger has been defined there. Demerger in relation to companies. Again, demerger is in relation to companies. Means the transfer. क्या है? Transfer pursuant to scheme of arrangement under section 391 to 394 of the Companies Act 1956 by a demerged company of its one or more undertaking to any resulting company in such a manner that. तो यहां पर कहा गया कि demerger it is in relation to a companies है, लेकिन इसके अंदर पूरी कंपनी का ट्रांसफर होना जरूर नहीं। क्या कहा गया है कि स्कीम अरेंजमेंट जो सेक्शन 391 टू 394 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 का, जिसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन 230 टू 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां पर एक कंप्रोमाइज फार्मूला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाता है और जो प्रोसेस है उसके बाद ही डीमर्जर होता है उनकी कंडीशन को फुलफिल करने के साथ। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार डीमर्जर इन रिलेशन टू कंपनीज मीन द ट्रांसफर बाय डीमर्ज कंपनी ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग। तो जो कंपनी है उसकी एक से ज्यादा अंडरटेकिंग हो सकती है, उसमें से एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग का ट्रांसफर होता है रिजल्टिंग कंपनी को। अंडरटेकिंग क्या, पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग भी हो सकती है, एक यूनिट हो सकती है, एक बिजनेस हो सकता है, उसको हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डीमर्जर कंपनीज के रिलेशन में है और ये सेक्शन 391 से 394 के अंदर जो अरेंजमेंट है कंपनीज एक्ट का, उसके अनुसार होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के करस्पॉन्डिंग प्रोविजन 230 टू 232 है और इसके अंदर जो कंपनी के पास जो अंडरटेकिंग है उनमें से एक या एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी ये ट्रांसफ़र
जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक उसको डीमर्जर नहीं माना जाएगा। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड, क्योंकि यहां पर एक कंपनी एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग का ट्रांसफर कर रही है रिजल्टिंग कंपनी को। सो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द डिमर्ज कंपनी immediately before the demerger become the property of the resulting company by virtue of demerger। तो यहां पर कहा गया, पहले हमने जब अमलगमेशन की बात कही थी तो हमने कहा ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शुड बिकम प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। यहां पर हम कह रहे हैं कि डीमर्जर के अंदर एक कंपनी के एक्स या एक्स ज्यादा अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हो रहा है रिजल्टिंग कंपनी को, तो हम कह रहे हैं वो जो अंडरटेकिंग है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी ऑल द प्रॉपर्टी शुड बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ डीमर्जर। देन ऑल द लायबिलिटीज रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग, क्योंकि कंपनी की बात हम नहीं कर सकते कि कंपनी एक या एक से अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रही है। तो ऑल लायबिलिटीज रिलेटेबल टू अंडरटेकिंग, कौन सी अंडरटेकिंग? बीन ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज कंपनी, जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही, इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर बिकम द लायबिलिटीज ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द डीमर्जर। तो जो लायबिलिटीज हैं उस अंडरटेकिंग की जो ट्रांसफर की जा रही है अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर, वो सारी लायबिलिटीज डीमर्ज्ड कंपनी की हो जाती है। एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा कि कंपनी के पास एक या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग है और उसमें से सभी अंडरटेकिंग को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, एक को किया जा रहा है, एक से ज्यादा किया जा रहा है, बाकी अंडरटेकिंग अभी भी कंपनी के पास है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लायबिलिटीज को सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा इसकी जानकारी हम आगे लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंडीशन थी ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अंडरटेकिंग बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, ऑल द लायबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग बिकम द लायबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग। द प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग आर अंडरटेकिंग्स बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज कंपनी आर ट्रांसफर्ड at values appearing in its books of accounts immediately before the demerger। एक और बात यहां पर क्लियर कर दी गई कि जो प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज का जो ट्रांसफर होगा इन कॉन्सिक्वेंट ऑफ डीमर्जर, वो जो इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर जो बुक्स के अंदर जो उनकी वैल्यू है उसी पर ट्रांसफर होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन उसका प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस सब क्लास। कौन सा सब क्लास था? जिसके अंदर हमने कहा था कि जो लायबिलिटीज हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होंगे, उसके बारे में लिखा है प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस सब क्लास शैल नॉट अप्लाई वेयर द रिजल्टिंग कंपनी रिगार्ड्स द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी and liabilities। क्या कहा है? Provided the provision of this subclass shall not apply where the resulting company regards the value of the property and the liabilities of the undertaking or undertakings at a value different from the value appearing in the books of accounts of the demerged company immediately before the demerger in compliance to the Indian accounting standard specified in annexed to the company's इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। सो यहां पर यह कहा गया है कि जो डीमर्ज कंपनी है उसकी जो प्रॉपर्टीज और लायबिलिटी हम बुक वैल्यू पे ही रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होगी। लेकिन यदि रिजल्टिंग कंपनी उनकी वैल्यू रिकॉर्ड करता है इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड एनेक्स टू कंपनीज एक्ट 2015, देन उस सिचुएशन में जो बुक वैल्यू पे
डीमर्जर रिकॉर्ड करने की बात है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथी कंडीशन, द रिजल्टिंग कंपनी इश्यूज इन कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्जर इट्स शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। यहां पर कहा गया है कि जो डीमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो शेयर इशू करेगी रिजल्टिंग कंपनी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेगी, एक्सेप्ट वेयर द रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी। फिफ्थ कंडीशन, द shareholder holding not less than 3/4 of the value of the shares in demerged company। डीमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, not less than 3/4 in the value of the share in demerged company become shareholder of the resulting company or companies by virtue of the demerger। तो जैसा अमलगमेशन में कहा गया था वैसे यहां पर कहा गया। डिफरेंस है वहां पर यहां पर भी अंडरटेकिंग बात नहीं की गई। क्या कहा गया? द शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 द वैल्यू ऑफ द शेयर इन द डिमर्ज कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी और कंपनीज बाय virtue ऑफ द डिमर्ज। और जैसा अमलगमेशन में था वैसे यहां पर भी कहा गया कि अदर देन शेयर ऑलरेडी बीइंग देन हेल्ड बिफोर द डिमर्जर और बाय नॉमिनी फॉर द रिजल्टिंग कंपनी और सब्सिडी। तो रिजल्टिंग कंपनी ने या इसके नॉमिनी ने या इसके सब्सिडी ने डीमर्जर के पहले जो शेयर होल्ड किए थे वो इस पर्पस के लिए काउंट नहीं होंगे। इसके बाद जो बात अमलगमेशन में कही थी वो यहां पर भी कही गई है कि ये जो डीमर्जर है दैट शुड बी अदरवाइज देन अ रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी or the asset of the demerged company or any undertaking thereof by the resulting company। अभी कंडीशन वहीं खत्म नहीं हुई, इसके अलावा the other conditions attached to that। Sixth condition, the transfer of the undertaking is ongoing concern basis। Then demerger is in accordance with the conditions if any notified under subsection 5 of section 72A by the central government in this behalf। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 72A के सबसेक्शन 5 के अनुसार वो कंडीशन प्रिस्क्राइब की है तो उन कंडीशन को भी फुलफिल करना होगा, तभी ये डीमर्जर कहलाएगा। हम बात कर रहे थे कि यदि अंडरटेकिंग क्या कंप्लीट अंडरटेकिंग का ट्रांसफर होना जरूरी है, ये पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग भी अंडरटेकिंग मानी जाएगी। तो इस बात को एक्सप्लेनेशन 1 में क्लियर किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और ए यूनिट और ए डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग। सो हम कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स, अंडरटेकिंग का मतलब कंप्लीट अंडरटेकिंग नहीं है, इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग, ए यूनिट ऑफ द अंडरटेकिंग, ए डिवीजन ऑफ द अंडरटेकिंग और ए बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज होल, बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल असेट और लाइबिलिटीज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। कहा गया कि अंडरटेकिंग का मतलब कंप्लीट अंडरटेकिंग ही नहीं है, उसका पार्ट, यूनिट और डिवीजन, उसका भी ट्रांसफर हो सकता है डीमर्जर में। एक बिजनेस एक्टिविटी का एज होल जो अंडरटेकिंग है उसका भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डीमर्जर के अंदर इंडिविजुअल असेट और लाइबिलिटीज और असेट्स और लाइबिलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक बिजनेस एक्टिविटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, उसका ट्रांसफर डीमर्जर नहीं होगा। अब सवाल यह था कि जो लाइबिलिटीज है, एक कंपनी ने अपनी एक या एक्स अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया है,
तो पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग भी हो सकती है, यूनिट हो सकती है, डिवीजन हो सकता है, बिजनेस एज ए होल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लायबिलिटीज डायरेक्ट हो सकती हैं, मिक्स लायबिलिटीज हो सकती हैं, तो इनका एलोकेशन कैसे होगा? तो एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्लैरिफाई किया गया है कि द लायबिलिटीज विच अराइजेस आउट ऑफ द एक्टिविटीज और ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग। तो जो लायबिलिटीज हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द एक्टिविटीज और ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग के अंदर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो यूनिट हो सकता है अंडरटेकिंग, वो पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग हो सकती है, बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती है। तो जो भी आप अंडरटेकिंग जिसको समझ रहे हैं, जिसका ट्रांसफर हुआ है, जो लायबिलिटीज डायरेक्टली उन एक्टिविटीज से कनेक्टेड हैं, उस अंडरटेकिंग एक्टिविटी से, वो लायबिलिटीज का ट्रांसफर होगा। उसके बाद यदि कोई स्पेसिफिक लोन या बारोइंग किसी फॉर्म, वो डिबेंचर में हो सकते हैं, डिबेंचर फॉर्म में लोन या बारोइंग किया है, रेज इनकर्ड एंड यूटिलाइज सोनली फॉर द एक्टिविटी ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग। तो जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर किया है, यदि सोलली मतलब उसी के पर्पस के लिए, उसी की एक्टिविटीज के लिए, ऑपरेशन के लिए ये जो लोन और बारोइंग की गई हैं, तो वो भी लायबिलिटीज होंगी जो डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि जनरल पर्पस के लिए लायबिलिटीज हो, बारोइंग्स हो, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन सी लायबिलिटी की ट्रांसफर होंगी डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को। तो इसको क्लेरिफाई किया गया। इन केसेस अदर देन दोज रेफर्ड टू क्लास ए और क्लास बी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट लायबिलिटी, डायरेक्ट लोन और बारोइंग्स, उनको छोड़कर so much of the amount of general and multipurpose borrowing, general या multipurpose borrowing है, if any of the demerged company is stand in the same proportion which the value of the asset transferred in demerger bear to the total value of asset of the demerged company immediately before the demerger। तो यहाँ पर कहा गया क्या कहा गया है कि जो डायरेक्ट रिलेटेड लाइबिलिटीज नहीं है, जो बोरोइंग्स नहीं है, उनको जो असेट ट्रांसफर्ड हुए डीमर्ज अंडरटेकिंग के रिजल्टिंग कंपनी को, और जो टोटल असेट है डीमर्ज कंपनी के, उनके रेशियो में डिवाइड होगा। असेट का मतलब वैल्यू ऑफ द असेट, वैल्यू ऑफ द असेट जो अंडरटेकिंग के ट्रांसफर में हुए हैं, उनका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा। जो वैल्यू ऑफ द असेट है टोटल इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर ऑफ द डीमर्ज कंपनी, यदि कहीं रिवोल्यूशन हो गया बिफोर द डीमर्जर तो क्या होगा? तो एक्सप्रेशन 3 में क्लेरिफाई कर दिया गया है कि फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू इन सब क्लास 3 एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट कॉन्सिक्वेंट द रिवोल्यूशन शैल बी इग्नोर्ड। इसके बाद डिम्ड डीमर्जर के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सप्रेशन 4, एक्सप्रेशन 5 और एक्सप्रेशन 6 में दिखाए गए। वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिम्ड डीमर्जर क्या है। जब डीमर्जर की बात कही तो डीमर्ज कंपनी कौन सी होगी, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। डीमर्ज कंपनी मीन्स द कंपनी whose undertaking is transferred pursuant to a demerger to resulting company। रिजल्टिंग कंपनी क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी we will go to definition of resulting company given under section 241। क्या कहा है? Resulting company means one or more companies। Resulting company means one or more company including a wholly owned subsidiary thereof। ये एक से ज्यादा कंपनी हो सकती है या उनकी wholly owned subsidiary भी हो सकती है,
to which the undertaking of the demerged company is transferred in a demerger. तो रिजल्टिंग कंपनी वो एक या एक से ज्यादा कंपनी है, to which the undertaking of the demerged company is transferred in a demerger, and the resulting company, in consideration of such transfer of undertaking, issues share to the shareholder of the demerged company and includes any authority or body or local authority or any public sector company or a company established constituted of form as a result of demerger. So रिजल्टिंग कंपनी वो कंपनी है एक से ज्यादा जिसको डीमर्ज कंपनी ने अपनी अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया है, और उस ट्रांसफर के कंसिडरेशन में रिजल्टिंग कंपनी ने शेयर इश्यू किए शेयर होल्डर्स को डीमर्ज कंपनी के, और इस रिजल्टिंग कंपनी के अंदर जो एनी अथॉरिटी बॉडी या लोकल अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर कंपनी एस्टेब्लिश कंस्टिट्यूट फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ डिमर्जर, जो डिमर्जर की हमने बात कही थी, मर्जर की बात कही थी, वो भी उसमें शामिल होगा रिजल्टिंग कंपनी के अंदर। चलिए, हमने अमलगमेशन को समझ लिया, डिमर्जर को समझ लिया। एक और कॉन्सेप्ट है जो अंडरटेकिंग के ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो कहीं जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है वो स्लम सेल तो नहीं है। इसको जानने के लिए हमको सेक्शन 242C में जाना होगा, जहां पर स्लम सेल को डिफाइन किया गया। स्लम सेल पर कैपिटल गेन के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। But what is the slump sale? So according to section 242C, slump sale means the transfer of one or more undertaking by any means for a lump sum consideration without value being assigned to individual asset and liabilities in such transfer. Such transfer की जगह वर्ड सेल था, फाइनेंस एक्ट 2022 से जो सेल वर्ड है उसको ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि ट्रांसफर इंक्लूड सेल बट सेल इज अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन वहां कहा गया है कि जो अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है, जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही स्लम सेल, फॉर द पर्पज ऑफ द क्लास अंडरटेकिंग शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन्ड टू द इट्स एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन टू 1 to class 19AA। वो क्या था? अंडरटेकिंग इंक्लूड्स ए पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, ए यूनिट, ए डिवीजन, ए बिजनेस एज ए होल। तो यहां पर भी स्लम सेल में ये पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हो सकता है, यूनिट का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, बिजनेस एज होल का हो सकता है। लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल असेट और लायबिलिटीज को कोई भी वैल्यू आसान नहीं किया जाता, और ये लम सम कंसिडरेशन के लिए सेल होता है। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट के लिए जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होगा तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पेमेंट करने के लिए उसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो क्या उस डिटरमिनेशन को मानेंगे कि जो असेट और लायबिलिटीज को वैल्यू असाइन करके ट्रांसफर किया गया? तो इस बात को एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्लियर कर दिया गया। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन असेट और लायबिलिटी फॉर द सोल पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी और अदर सिमिलर टैक्सेस और फीस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट और लायबिलिटीज। ट्रांसफर क्या होगा? तो सेक्शन 247 में जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है वो इस पर भी एप्लीकेबल होगी। हम ट्रांसफर की डेफिनेशन की चर्चा बाद में करेंगे। सो व्हाट इज द असेसी मींस, उसको सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। असेसी मींस ए पर्सन, ये पर्सन है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, ये एचयूएफ हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई हो सकता है, फर्म हो सकता है।
assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. कोई भी पर्सन है जिसको इस एक्ट के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, फीस का पेमेंट करना है, पेनल्टी का पेमेंट करना है, by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. लेकिन क्या उसी को असेसी कहेंगे आप? क्या जिसने रिफंड के लिए रिटर्न फाइल किया वो असेसी नहीं होगा आपको? क्या जिसने टैक्स डिडक्शन की डिफॉल्ट की, जिसको डिम्ड एंड डिफॉल्ट माना आपने, वो असेसी नहीं होगा? तो यहां पर कहा गया है कि इन एडिशन टू द पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act also includes every person in respect of whom any proceeding under this act has been initiated for the assessment of his income. यदि कोई प्रोसीडिंग आपको नोटिस किया गया 147 का, 142 का या 141 का, कोई दूसरा नोटिस आपकी इनकम के असेसमेंट के लिए, every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for assessment of his income or of the income of any other person in respect of which assessable. हो सकता है आपके केस में आपके स्पाउस की इनकम क्लब होना हो या किसी दूसरे पर्सन केस की इनकम आपके केस में टैक्सेबल होना हो. तो यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है एक पर्सन के खिलाफ फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज असेसमेंट or loss sustained by him or by any other person or for the amount refund due to him or to such other person. रिफंड के लिए भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है उसके लिए या उसके जिस पर्सन के लिए वो असेसेबल, तो वो पर्सन भी असेसी है. Then every person who is deemed to be assessee under any provision of the act. यदि किसी प्रोविजन में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कह दिया गया है कि असेसी होगा, deemed to be assessee, then वो भी असेसी होगा सेक्शन 27 में. Then every person who is deemed to be an assessee in default under any provision of this act. आपने जैसा मैंने कहा आपको टैक्स का डिडक्ट करना था, आपने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया, तो आप उस जो टैक्स डिडक्ट नहीं किया आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएंगे. आप पे डिमांड रेज हुई और आपने पेमेंट नहीं की, आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएंगे. तो वो पर्सन भी जिसके केस में जिसको असेसी इन डिफॉल्ट माना गया है इसी किसी भी प्रोविजन में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो भी असेसी है. सो सेक्शन 210 में एवरेज रेट ऑफ टैक्स को डिफाइन किया गया है. एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स द रेट अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम. तो टोटल इनकम पे जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया और टोटल इनकम जो है उससे डिवाइड कर दिया आपने, तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा. ये समझने के लिए एवरेज रेट इनकम टैक्स क्या टैक्स पे हमको जानना चाहिए. तो टैक्स को सेक्शन 243 में डिफाइन किया गया है. टैक्स इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1965 एंड एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर मीन्स इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. थैंक यू. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए.